Hello bachcho, welcome back to the channel. So today we are going to start a part 2 of this subtopic, what did liberal nationalism stand for. तो जैसे कि मैंने तुम लोग से कहा था कि मैंने इस टॉपिक को 2 पार्ट्स में डाला है, राइट। तो ये मेरा दूसरा पार्ट है। ओके, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, इकोनॉमिक साइड्स, ठीक है। सो पिछले लेक्चर में हमने देखा लिबरल नेशनलिज्म का पॉलिटिकल साइड, समझा, ठीक है। हमने देखा कि लिबरलिज्म का मतलब सिर्फ फ्रीडम नहीं होता बल्कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट भी होती है, ठीक है। लेकिन बच्चों, अगर मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं कि क्या सिर्फ पॉलिटिकल फ्रीडम में ही कोई देश पावरफुल बन सकता है, तो बिल्कुल नहीं बन सकता। चलो ठीक है, सोचो। मान लो किसी देश के लोगों को वोट देने का राइट मिल जाए, कॉन्स्टिट्यूशन भी बन जाए, सब लोग लॉ के सामने इक्वल भी हो जाए, लेकिन उस देश का बिजनेस ही ना चले, इंडस्ट्रीज़ डेवलप ही ना हो, तो क्या वो देश चल पाएगा? क्या वो देश प्रोग्रेस कर पाएगा? बिल्कुल नहीं। और इस वजह से एनसीईआरटी अब लिबरलिज़म का एक और बहुत इम्पॉर्टेंट साइड इंट्रोड्यूस करती है, जिसे हम लोग कहते हैं इकोनॉमिक लिबरलिज़म। यानी लिबरलिज़म सिर्फ पॉलिटिकल को चेंज करना नहीं चाहता था बल्कि इकोनॉमिक को भी इम्प्रूव करना चाहता था। नए बिजनेस, इंडस्ट्रियलिस्ट और एजुकेटेड मिडिल क्लास का मानना था कि जब तक इकोनॉमिक स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तब तक देश भी स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकेगा। इसीलिए याद रखना बच्चों, लिबरलिज़म नेशनलिज़म 2 पिलर पर खड़ा है। क्या? पॉलिटिकल फ्रीडम और इकोनॉमिक फ्रीडम। और आज हम इसी इकोनॉमिक साइड को डिटेल में पढ़ते हैं। ओके, सो अब बच्चों सबसे पहले समझते हैं कि इकोनॉमिक लिबरलिज़म होता क्या है। आज के टाइम में अगर तुम ऑनलाइन बिज़नेस शुरू करना चाहो या किसी दूसरे स्टेट में अपना प्रोडक्ट बेचना चाहो तो तुम एक्सपेक्ट करते हो कि प्रोसेस आसान होगा लेकिन 19th सेंचुरी के यूरोप में ऐसा बिल्कुल नहीं था। उस समय बिजनेसमैन को हर जगह अलग अलग रिस्ट्रिक्शंस का सामना करना पड़ता था। इसी वजह से लिबरल थिंकर ने कहा कि इकोनॉमिक तभी ग्रो करेगी जब मार्केट को ज़्यादा फ्रीडम मिलेगी। इकोनॉमिक लिबरलिज़म का सिंपल सा आइडिया था कि गुड्स, कैपिटल और लेबर बिना अननेसेसरी बैरियर के मूव कर सके, ठीक है। गवर्नमेंट को हर छोटी से छोटी चीज़ पे इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। ट्रेड जितना फ्री होगा, कंपटीशन उतना बढ़ेगा, इंडस्ट्रीज़ डेवलप होंगी और लोगों को नया अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी, समझे। एक सिंपल एग्जांपल ले लो। अगर तुम एक दुकान चलाते हो और हर 10 किलोमीटर बाद तुम्हें अलग टैक्स देना पड़े, अलग परमिशन लेनी पड़े, नए रूल्स फॉलो करने पड़े, तो क्या तुम्हारा ये बिज़नेस ग्रो कर सकेगा? तुम्हारा ये जो नया बिज़नेस ग्रो करेगा या रुक जाएगा? बताओ। ऑब्वियसली बात है, रुक जाएगा। इसीलिए लिबरल थिंकर का मानना था कि इकोनॉमिक को अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शन से फ्री करना ज़रूरी है। उनका मानना था कि फ्री मार्केट, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी एंड स्ट्रॉन्ग नेशन। लेकिन बच्चों, प्रॉब्लम सिर्फ थ्योरी तक नहीं थी। इकोनॉमिक में एक ऐसी जगह थी जहाँ पे प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा दिखाई दी। वो क्या थी? जर्मनी। इसलिए एनसीईआरटी अब जर्मनी का एग्जाम्पल लेके तुम्हें ये समझाएगा कि वहाँ पे इकोनॉमिक की प्रॉब्लम क्या थी। ओके, सो बच्चों, आज हम जर्मनी को एक कंट्री के रूप में जानते हैं, लेकिन 19th सेंचुरी के शुरुआत में जर्मनी एक कंट्री नहीं था बच्चों। जैसा कि मैंने बताया, जर्मनी एक छोटे छोटे इंडिपेंडेंट स्टेट्स में डिवाइडेड था। कितने? 39 छोटे छोटे इंडिपेंडेंट स्टेट में डिवाइडेड था। अब तुम सोच रहे होगे कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये थी
कि हर स्टेट में अपने आप को अलग कंट्री समझता था। हर स्टेट की अपनी करेंसी थी, अपने लॉज थे, अपना मेजरमेंट सिस्टम था, अपने कस्टम बैरियर्स थे वगैरह वगैरह। सोचो, अगर इंडिया में उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश जाते ही तुम्हें नए टैक्स देने पड़े, राजस्थान में दूसरे रूल्स हों, दिल्ली में तीसरे रूल्स हों, हरियाणा में चौथे रूल्स हों, तो क्या बिज़नेस करना आसान होगा? बिल्कुल नहीं होगा। यानी प्रॉब्लम उस समय जर्मनी में नहीं, बिजनेसमैन को हर स्टेट क्रॉस करते वक्त नए रूल्स फॉलो करते वक्त थी। ठीक है, टाइम भी वेस्ट होता था और पैसा भी। और इसी वजह से एजुकेटेड मिडिल क्लास को लगने लगा कि जब तक ये डिवीज़न ख़त्म नहीं होगा, जर्मनी इकोनॉमिकली कभी स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकेगी। इसी प्रॉब्लम को एनसीईआरटी अगले पिक्चर में हम ये बताती है, एनसीईआरटी ये बताती है कि एक मर्चेंट की स्टोरी के थ्रू और भी इंटरेस्टिंग तरीके से समझते हैं। राइट, ओके। सो बच्चों, मान लीजिए एक व्यापारी हमबर्ग से न्यूरेमबर्ग अपने सामान बेचने जा रहा था। राइट, आप नॉर्मल सोचोगे तो लगेगा कि बस एक सिटी से दूसरी सिटी ट्रैवल ही तो कर रहा है, लेकिन उस समय उसका सफ़र बिल्कुल आसान नहीं था। अब भैया हमारे में रास्ते हैं, रोड है, रेलवे है, ठीक है, बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन रास्ते में उसे 11 कस्टम्स बैरियर्स क्रॉस करनी पड़ती थी और हर बैरियर्स पर टैक्स देना पड़ता था। सोचिए, एक ही सामान पर बार बार टैक्स देने की वजह से उसका प्रॉफिट कितना कम हो जाता है। लेकिन दिक्कत सिर्फ टैक्स तक ही सीमित नहीं थी बच्चों, हर स्टेट की करेंसी अलग थी। ठीक है, एक स्टेट का पैसा दूसरी स्टेट में नहीं चलता था, हर जगह नए हिसाब लगाने पड़ते थे। मेजरमेंट सिस्टम भी अलग था बच्चों। एली नाम की यूनिट हर रीजन्स में अलग लेंथ की होती थी। राइट, जैसे मतलब एक जगह जितना कपड़ा एक एली था, दूसरी जगह उसकी लेंथ कुछ और थी। जैसे एक जगह एक एली है तो दूसरी जगह 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, तो कोई और लेंथ थी। ठीक है, और ऊपर से हर स्टेट के अपने बिज़नेस रूल्स और अलग टैक्सेस भी थे। सोचो, एक बिज़नेसमैन का आधा टाइम बिज़नेस करने में नहीं बल्कि रूल समझने में ही निकल जाता था। इसी वजह से ट्रेड स्लो, एक्सपेंसिव और कॉम्प्लिकेटेड बन गई, और जब ट्रेड ही नहीं बढ़ेगा तो इकोनॉमी भी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। आप समझे? ओके, सो अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। सो ये हमारा इसका सॉल्यूशन निकलता है जॉल्वेरियन 1834। अब बच्चों, जब प्रॉब्लम इतनी बड़ी है तो उसका सॉल्यूशन भी ज़रूरी था। 1834 में प्रशिया ने एक बहुत इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव लिया। उसमें जर्मनी के अलग अलग स्टेट को एक इकोनॉमिक एग्रीमेंट के लिए इनवाइट किया। इसी एग्रीमेंट को नाम दिया गया जोलीवियन, उसका प्रोनाउंसिएशन देख लेना यार तुम लोग, जोलीवियन यानी कस्टम यूनियन। अब सवाल ये है कि जोलीवियन होता है कि जॉल्वेरियन होता है? राइट, जॉल्वेरियन ने ऐसा क्या किया जो इतना फेमस हो गया? सबसे पहले उसने जर्मन स्टेट के बीच लगे कस्टम्स बैरियर को हटा दिया। मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सामान ले जाने पर बार बार टैक्स देने की ज़रूरत कम हो गई। उसके बाद इंटरनल टैक्स को भी सिंप्लीफाई किया गया। धीरे धीरे वेट और मेजरमेंट को स्टैंडर्ड बनाया गया ताकि हर स्टेट में बिज़नेस एक ही सिस्टम के अकॉर्डिंग हो। अब बच्चों, अगर पहले एक बिज़नेसमैन को हर बॉर्डर पर रुकना पड़ता था और अब बिना रुकावट के बिना सामान बेच सकता था,
ठीक है, तो उसका बिज़नेस कितना फास्ट ग्रो हो सकता था। इसी वजह से जॉल्वेरियन ने जर्मनी के अंदर एक कॉमन मार्केट क्रिएट कर दिया। अलग अलग स्टेट पॉलिटिकल रूप से अलग था, लेकिन इकोनॉमिक रूप से धीरे धीरे एक साथ जुड़ने लगे। इसीलिए हिस्टोरियन कहते हैं कि जॉल्वेरियन सिर्फ एक इकोनॉमिक एग्रीमेंट नहीं था, ये जर्मनी के फ्यूचर यूनिफिकेशन की फाउंडेशन भी थी। अब बच्चों, अब इतना प्यारा सा अगर ये इसका इन्वेंशन हुआ है, इतना प्यारा सा सॉल्यूशन निकला है, तो ऑब्वियस सी बात है इसका इम्पैक्ट भी होगा, राइट। तो इसका इम्पैक्ट भी होगा, तो हम लोग आते हैं इसके इम्पैक्ट पे भाई। तो इसका इम्पैक्ट था बच्चों, इम्पैक्ट क्या पड़ा बच्चों यूरोप पे। सबसे पहले इफ़ेक्ट ये हुआ कि ट्रेड बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा भाई। जब इतना ज़्यादा कुछ जो था, सब कुछ बदलाव हुआ, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हुई, तो भाई ट्रेड तो बढ़ेगा ही, बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा। पहले जहाँ बिजनेसमैन को हर बॉर्डर पर रुकना पड़ता था, अब उनका सामान आसानी से एक स्टेट से दूसरी स्टेट पहुँचने लगा। जब ट्रेड बढ़ा तो इंडस्ट्रीज़ भी ग्रो करने लगी, फैक्ट्रीज़ को नए मार्केट मिलने लगे और प्रोडक्शन इंक्रीज़ होने लगा। इसी एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ी और इकोनॉमिक धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होने लगी। इसी पीरियड में जर्मनी में रेलवे नेटवर्क भी एक्सपैंड हुआ। रेलवे ने सिर्फ गुड्स ही नहीं बल्कि लोगों और आइडियाज़ को भी कनेक्ट कर दिया। पहले जो रीजन्स एक दूसरे से अलग महसूस करते थे, अब उनके बीच कम्युनिकेशन और इंटरेक्शन बढ़ने लगी, ठीक है। अब बच्चों, यहीं एक बहुत इंटरेस्टिंग चेंज हुआ। लोगों को पहली बार यह महसूस हुआ कि अगर हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में ही हैं तो पॉलिटिकली भी एक नेशन बन सकते हैं। इकोनॉमिक यूनिटी ने लोगों के अंदर नेशनल यूनिटी की फीलिंग को भी मजबूत कर दिया। यानी जॉल्वेरियन ने सिर्फ इकोनॉमिक को भी नहीं बल्कि लोगों की सोच को भी बदला। आप समझे? तो बच्चों, हमारा इसका कंक्लूजन क्या निकलता है, लिबरलिज़म टू नेशनलिज़म। तो बच्चों, अगर पूरे टॉपिक को एक लाइन में समझें तो लिबरल नेशनलिज़म सिर्फ फ्रीडम और इक्वालिटी की आइडियोलॉजी नहीं थी, ये एक ऐसी सोच थी जो कहती थी कि पॉलिटिकल फ्रीडम के साथ इकोनॉमिक फ्रीडम भी ज़रूरी है। जब मार्केट फ्री होगा ट्रेड बढ़ेगा, जब ट्रेड बढ़ेगा तो इकोनॉमिक भी स्ट्रॉन्ग होगी, और जब इकोनॉमिक स्ट्रॉन्ग होगी तो लोगों को एक यूनाइटेड नेशन की ज़रूरत महसूस होगी, राइट। इसलिए हम कहते हैं कि इकोनॉमिक लिबरलिज़म ने ही इकोनॉमिक नेशनलिज़म को जन्म दिया, और इसी प्रोसेस ने जर्मनी जैसे देशों के यूनिफिकेशन का रास्ता तैयार किया। इसलिए इस पूरे टॉपिक का कंक्लूजन सिर्फ एक सेंटेंस में अगर बोला जाए तो लिबरल नेशनलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम, इक्वालिटी एंड इकोनॉमिक यूनिटी। ये तीनों मिलकर यूरोप में नेशन स्टेट के निर्माण की बुनियाद बने। आप समझे? तो बच्चों, आज का हमारा ये जो टॉपिक था, व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर, वो कंप्लीट होता है। उम्मीद है कि इस टॉपिक में आपको अच्छे से सारे दोनों साइडें अच्छे से समझ में आ गई होगी। कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी दिक्कत हो, प्लीज़ कमेंट करना, ओके। तो ये हमारा इस चैप्टर का टॉपिक 2 का सब टॉपिक था 2.2, व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। और अब हम लोग सब टॉपिक 2.3, द न्यू कंजर्वेशन आफ्टर 1815, ये शुरू करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपको इस टॉपिक के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, गुड बाय, अच्छे से पढ़ना, बाय बाय।